हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स संस्कृत बी। ये सेमेस्टर 3 और 4 के लिए है और इसका नाम है कौटिल्य अर्थशास्त्र में मध्यवर्ती प्रशासनिक संरचना। तो ये सब्जेक्ट ऑल यूजी कोर्सेज के लिए होने वाला है, यानी बीकॉम के लिए भी और बीए प्रोग्राम के लिए भी। तो इस वीडियो में हम पहला लेसन करने वाले हैं। तो इसका जो चैप्टर है पहला वाला, वो काफी ज्यादा बड़ा है, तो इसको 2 पार्ट में हम कवर करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगी। तो हमारा जो पहला लेसन है उसमें हम जानेंगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र का परिचय, की जो कौटिल्य है उन्होंने जो अपना अर्थशास्त्र लिखा था उसका परिचय जानेंगे। उन्होंने उसमें क्या क्या चीजें बताई हैं, कैसे शासन व्यवस्था उस टाइम पे चलती थी, उसके बारे में उन्होंने क्या क्या बताया। तो ये पूरा इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, यानी परिचय जानेंगे। तो प्राचीन अर्थशास्त्रीय परंपरा। अब देखिए, जो अर्थशास्त्रीय परंपरा थी ना, वो बहुत ही प्राचीन समय से चलती आ रही है। अर्थशास्त्री मतलब इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में क्या आ जाता है, आपका इनकम वगैरह, आपकी जमीन वगैरह, आपके घर वगैरह, जमीन जायदाद, तो ये सब इकोनॉमी में आ जाता है। तो ये प्राचीन समय से चलता आ रहा है। तो ये जो अर्थशास्त्र था ना, इसको दंड नीति भी कहा जाता था। उस समय पर दंड नीति के नाम से जाना जाता था। इसमें मतलब सारी चीजें बताई जाती थी कि आपके संबंधों के बारे में, नियम और कानूनों के बारे में, भूमि से रिलेटेड यानी लैंड से रिलेटेड जितने भी मैटर हुआ करते थे उनके बारे में रूल और रेगुलेशंस थे। तो इसी में हर चीज बताई जाती थी। और अर्थशास्त्र के अनुसार ही जो उस टाइम के जो लोग होते थे अपने मतलब गुजारा करते थे, है ना, रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते थे। तो मतलब जो समाज है ना, उस टाइम पे अर्थशास्त्र की मदद से चलाया जाता था। तो अर्थशास्त्र की वजह से ही जो समाज था उस समय पर, उसको न्याय और संतुलन में बनाए रखने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य करा अर्थशास्त्र ने। तो इसने अपना काफी ज्यादा उस समय पे योगदान दिया था और अर्थशास्त्र की वजह से उस समय पर काफी ज्यादा समृद्धि हासिल हुई थी। तो देखिए, अर्थशास्त्र तो जैसे जैसे लोग आते गए अर्थशास्त्र में अपनी नई नई चीजों को ऐड करते गए। लेकिन उस समय पे कौटिल्य आए थे। जो कौटिल्य थे उन्होंने अपना खुद का एक अर्थशास्त्र लिखा था। और वो जो अर्थशास्त्र था वो मतलब इतिहास का सबसे बड़ा अर्थशास्त्र था। अभी आपको बताऊंगा इसके अंदर कितने सारे श्लोक थे, कितने सारे मतलब 6000 से ज्यादा श्लोक थे इसमें। ये काफी उस टाइम का बड़ा अर्थशास्त्र था। इसमें हर चीज बताई जाती है कि राजा कैसा होना चाहिए, राजा को मतलब प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, है ना, उस समय का जो समाज है वो कैसे चलाया जाएगा, राजा को क्या क्या उसको मतलब नियमों को पालन करना चाहिए, है ना, किले कैसे बनाने चाहिए। मतलब हर चीज जो होती है उस समय पे कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखी थी। तो उसी को हम जानने वाले हैं, अर्थशास्त्र में इन्होंने क्या क्या लिखा था। अब देखिए, मतलब समझिए, अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ और शास्त्र। तो अर्थ का मतलब दो अर्थ होते हैं। अर्थ का मतलब होता है एक तो इनकम और दूसरी होती है भूमि। यानी उस समय पर भूमि को ही आपकी इनकम माना जाता था। मतलब जिसके पास जितनी ज्यादा जमीन वो उतना ही ज्यादा पैसे वाला होता था, यानी अमीर होता था। और देखिए, अर्थशास्त्र में लोगों की आजीविका कैसे चलेगी और भूमि से रिलेटेड जितने भी मैटर होते थे ये सब अर्थशास्त्र में लिखे जाते थे। इसलिए इसको अर्थशास्त्र बोला जाता है, क्योंकि अर्थ का मतलब होता है आजीविका, मनुष्य की आजीविका, कैसे लोग जिएंगे, कैसे अपना मतलब काम धंधा करेंगे। और जमीन से रिलेटेड जितने भी मैटर होते थे, जमीन से रिलेटेड तो सभी आ जाते, जिसमें राजा वगैरह, राजा कैसे काम करेगा, वो कैसे अपना प्रशासन चलाएगा, तो भूमि में सब आ जाता। तो अर्थशास्त्र में सब लिखा हुआ था। तो कौटिल्य का मानना था, जिनको हम चाणक्य भी बोलते हैं, तो इनका मानना था कि जो राजनीति है वो एक स्वतंत्र शास्त्र है और जो अर्थशास्त्र है वो इसकी एक महत्वपूर्ण शाखा है। तो मतलब राजनीति क्या है, अपने आप में एक स्वतंत्र मतलब शास्त्र है, तो अर्थशास्त्र इसकी एक ब्रांच है, ठीक है। और ये सबसे महत्वपूर्ण है, यानी सभी शाखाओं में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है, क्योंकि ये समाज को कैसे हमें सुरक्षित करना है, कैसे समाज की रक्षा करनी है, कैसे उनके लिए प्रबंध करने, ये हर चीज के बारे में अर्थशास्त्र हमें बताता है। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये प्राचीन समय से चलता आ रहा है अर्थशास्त्र। तो जो कौटिल्य है ना, उन्होंने जब अपना अर्थशास्त्र लिखा था तो ऐसा नहीं है उन्होंने सारा अपना ही दे दिया। उन्होंने मतलब पहले के जो अर्थशास्त्र उनको पढ़ा, उनसे भी ज्ञान लिया और उनके जो ज्ञान था उनको भी अपने अर्थशास्त्र में ऐड करा। और जो चीज पहले के अर्थशास्त्र में नहीं थी उनको भी उन्होंने ऐड करा, ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में जो पुराने अर्थशास्त्री थे जिन्होंने भी अपनी थ्योरीज वगैरह दी थी, उनका नाम भी उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में ऐड किया हुआ है। और जितने भी अर्थशास्त्री थे वो ये कहते थे कि जो अर्थशास्त्र है वो समाज के हित के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से जो समाज है उसका मतलब आर्थिक विकास हो सकता है और समाज को समृद्धि की ओर ले जाया जा सकता है। और यही राजनीति
और प्रशासन को कैसे चलाया जाएगा उसके बारे में भी संदर्भित करता है। अब हम देखेंगे कौटिल्य के जीवन के बारे में। अब देखिए जो कौटिल्य थे ना वो एक महान अर्थशास्त्री थे और साथ ही साथ वो एक नीति शास्त्री भी रह चुके हैं। तो देखिए जो इनका रियल नेम था वो था विष्णुगुप्त और इनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए इनके तीन नाम थे, विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य। अब मैं इन तीनों की हिस्ट्री बताऊंगा थोड़ी थोड़ी। तो सबसे पहले देखिए चाणक्य नाम कैसे पड़ा। इनके गुरु थे, मतलब वो एक ऋषि थे, उनका नाम था चाणक्य। तो उन्होंने इनसे मतलब विद्या वगैरह ली थी। उनको वो भी एक बड़े अर्थशास्त्री थे, तो उन्होंने विद्या वगैरह ली, उनसे सारा ज्ञान लिया, तो गुरु का नाम अपना लिया था चाणक्य। तो जब से ये चाणक्य इनका नाम पड़ गया तो प्रसिद्ध हो गया था। और दूसरा नाम था कौटिल्य। कौटिल्य शब्द आया था कुटिल यानी क्रूरता से। तो इन्होंने क्या करा था कि अपना बदला लिया था ना, बदला लेने के चक्कर में इन्होंने क्या करा था, जो राजा था वहां का उसको मरवा दिया था और खुद का एक राजा बैठा दिया था। इन्होंने अपनी बेइज्जती का बदला लिया था। जब से इनका जो नाम है वो कौटिल्य फेमस हो गया था, क्योंकि इन्होंने के जो फैसले होते थे काफी क्रूर होते थे। और इनका जो रियल नेम था वो था विष्णुगुप्त, जो मतलब जन्म के समय रखा गया था। तो देखिए कौटिल्य ने क्या करा था, वहां का जो राजा था धनानंद, उसको अपनी मतलब बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसके राज्य को खत्म कर दिया, उस राजा को भी हटा दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया था। तो कौटिल्य ने नंद वंश का अंत कर दिया और मौर्य वंश की स्थापना करी। और जो विष्णु पुराण है जिसको महर्षि वेद व्यास जी द्वारा लिखा गया है, उसमें भी हमें नंद वंश का जो विनाश है उसकी कथा मिलती है और साथ ही साथ उसमें कौटिल्य का जो उन्होंने नंद राजा को हरा दिया था उसका वर्णन भी मिलता है। और चाणक्य ने जो अपनी शिक्षा दीक्षा ली थी वो तक्षशिला से ली थी। आप इमेज में देख सकते हैं ये तक्षशिला दिखने में कैसा है, और ये आज का जो पाकिस्तान है वहां पर ये स्थित है। और आप इसका मतलब हालत देख सकते हैं, उस समय पे तो ये काफी बड़ा हुआ करता था और दूर दूर से लोग यहाँ पे पढ़ने आते थे। अब जब चाणक्य की जो शिक्षा दीक्षा थी कंप्लीट हो गई थी तो उनको राजनीति शास्त्र के आचार्य के रूप में नियुक्त किया गया था और ये उस समय के सबसे बड़े राजनीतिज्ञ थे। अब देखिए कौटिल्य अर्थशास्त्र की संरचना। अब देखिए जैसे कि आप 11th क्लास में आए थे, 12th क्लास में आए थे, तो फिजिक्स की 2 बुक मिली होंगी आपको, केमिस्ट्री की 2 बुक मिली होंगी, है ना, मैथ की भी 2 बुक हुआ करती थी। वैसे ही जो ये पूरा का पूरा अर्थशास्त्र ये 15 बुकों से मिलकर बना हुआ है। तो इसके अंदर 15 ना अधिकरण थे और मतलब टोटल अगर चैप्टर की बात करें तो 150 चैप्टर टोटल थे। और इसके अंदर 180 प्राकरण थे। प्राकरण मतलब सेक्शन थे, मतलब एक चैप्टर के अंदर 180 सेक्शन थे और उन सेक्शनों को अलग अलग करके पढ़ाया जाता था। और उन सेक्शन के अंदर भी श्लोक हुआ करते थे, श्लोक हुआ करते थे और छंद हुआ करते थे। और ये जो टोटल श्लोक है वो 6000 से भी ज्यादा है। तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि उस समय पर ये जो अर्थशास्त्र है कितना बड़ा रहा होगा, है ना, और इसको पढ़ने में कितना टाइम लगता होगा, क्योंकि इसमें हर चीज बताई जाती थी कि राजा कैसे काम करेगा, है ना, व्यवस्था कैसे चलाई जाएगी, समाज को कैसे चलाया जाएगा, है ना, जमीन से रिलेटेड, है ना, और संबंधों से रिलेटेड, मतलब जितने भी मामले हुआ करते थे एक तरीके से इनको समझ लीजिए जैसे हमारा आज का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उस समय पर ही अर्थशास्त्र एक कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ही काम करता था। और ये पूरा का पूरा अर्थशास्त्र सूत्रात्मक है, यानी इसके अंदर ना 6000 सूत्र लिखे हुए हैं और कहीं कहीं पर श्लोक वगैरह का भी इस्तेमाल किया गया है। तो श्लोक भी है इसके अंदर और 6000 सूत्र भी लिखे हुए हैं। तो अब दोबारा समझिए, एक पूरा अर्थशास्त्र है जिसके 15 मतलब किताबें 15 हिस्सों में ये बटा हुआ है और हर जो 15 हिस्सा है उसके अंदर ना 10 चैप्टर है। तो टोटल कितने हो गए, 150 चैप्टर हो गए, मतलब 150 अध्याय। और हर अध्याय 180 प्रकरण यानी 180 सेक्शन में बटा हुआ है और हर सेक्शन में सूत्र लिखे हुए हैं और टोटल सूत्र 6000 सूत्र हैं। ठीक है, तो ये उसका पूरा मतलब संरचना है, अर्थशास्त्र की पूरी संरचना है कि स्ट्रक्चर है कि कैसे जो पूरा अर्थशास्त्र है कितने हिस्सों में बटा हुआ है। अब देखिए ग्रंथ की रचना शैली क्या है। तो देखिए जब आचार्य कौटिल्य ने अपना अर्थशास्त्र लिखा था इसको ना 3 टाइप से लिखा था। पहले पूर्व पक्ष मतलब होता है प्रोज, और उत्तर पक्ष मतलब होता है कॉन्स, और निष्कर्ष मतलब होता है कंक्लूजन। तो इन 3 रूपों में लिखा था, यानी इन्होंने अपना कोई भी विचार दिया होगा ना, जैसे इन्होंने बताया कि राजा के क्या धर्म है, तो सबसे पहले इन्होंने प्रोज बताए थे मतलब क्या क्या फायदे हैं, फिर इन्होंने कॉन्स बताया कि क्या क्या नुकसान है, और फिर कंक्लूजन बताया था। तो इन 3 टाइप से इन्होंने अपना मतलब पूरा जो अर्थशास्त्र है वो लिखा हुआ है कि इन्होंने जो भी अपनी रणनीति बनाई है, जो भी सलाह दी है, तो उनके मतलब फायदे बताए, नुकसान बताए और कंक्लूजन बताया है। और साथ ही साथ जो तीनों चीजें बताई हैं वो सूत्रात्मक शैली में बताई हैं, यानी सूत्र लिखे हुए हैं उन्होंने और उसी सूत्र में बताया कि फायदे क्या है, नुकसान क्या है और कंक्लूजन क्या है, ताकि जो पढ़ने वाला व्यक्ति है उसको आसानी से समझ आ जाए कि इस सूत्र का क्या मतलब है और चाणक्य क्या कहना चाहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अर्थशास्त्र है उसकी रचना सूत्र और श्लोक दोनों के माध्यम से हुई है ना, इसमें 6000 से भी ज्यादा श्लोक और सूत्र लिखे गए हैं, है ना, और 150 अध्याय हैं जिनको
15 अधिकरणों में बांटा गया, यानी 15 किताबों में अलग अलग करके बांटा गया, जिसके अंदर टोटल 150 चैप्टर्स आते हैं और टोटल श्लोक कितने 6000। तो अर्थशास्त्र में प्राचीन भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन का चित्रित किया गया, यानी अर्थशास्त्र में बताया गया है कि समाज को कैसे चलाया जाएगा, है ना, जो इकोनॉमी है वहाँ की उसको कैसे चलाया जाएगा, जो पॉलिटिक्स है, राजनीति कैसे काम करेगी, और वहाँ का जो धर्म है ना, जो धार्मिक लोग हैं, धर्म पूजा पाठ वगैरह वो सब कैसे किया जाएगा। तो ये सब चीजें अर्थशास्त्र में बताई गई हैं और उसको एक तरीके से चित्रित भी करा गया है कि मतलब उनको पर्टिकुलरली बताया गया है कि कैसे कैसे चीजें काम करेंगी। अब हम देखने वाले हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रतिपादित प्रमुख विषय, यानी उन्होंने जो अपना अर्थशास्त्र लिखा है उसमें मेनली किन किन चीजों पे फोकस करा है और किसको ज्यादा अच्छे से बताया है। तो सबसे पहले उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में बात करी है मंत्री परिषद की, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो मंत्री परिषद क्या होता है, जिसमें बहुत सारे मंत्री होते हैं जो राजा को सलाह देते हैं कोई भी निर्णय लेने के लिए। तो प्राचीन भारत में राष्ट्र को संगठन करने के लिए जो मंत्री परिषद है उसकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में कहते हैं कि जिस प्रकार जैसे गाड़ी होती है उसका जो पहिया होता है, बिना पहिए के जो गाड़ी वो नहीं चल सकती, वैसी बिना मंत्री परिषद के जो राजकाज है वो नहीं चल सकता। तो कौटिल्य ने जो मंत्रियों की सभा होती है उसी को मंत्री परिषद कहा है। अब देखिए मंत्रियों की जो सभा होती है यानी जो मंत्री परिषद होती है, तो मनु के अनुसार उसमें 12 अमात्य होने चाहिए। अमात्य मतलब मंत्री। तो 12 मंत्रियों की मंत्री परिषद होनी चाहिए और वो 12 मंत्रियों कौन कौन से मंत्री होंगे वो भी इन्होंने विस्तार से बताया है। अब मनु है वो मनुस्मृति वाले, आपने पिछले मतलब वीडियो में पढ़ा होगा ना मनुस्मृति के बारे में। तो मनु ने भी अपनी मतलब मनुस्मृति में बताया कि 12 मंत्री परिषद मतलब 12 मंत्रियों की मंत्री परिषद होनी चाहिए। तो कौटिल्य ने क्या करा था कि जो पहले के जो थे ना अर्थशास्त्री, उनकी बातों को भी अपने अर्थशास्त्र में ऐड किया हुआ है। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि मनु ने कहा था कि मंत्री परिषद होनी चाहिए जिसमें 12 अमात्य होने चाहिए। अब देखिए कौटिल्य ने बताया है कि जो मंत्री परिषद है उसमें 4 प्रमुख सदस्य जरूर होने चाहिए। पहला होता है मंत्री, दूसरा होता है पुरोहित, तीसरा होता है सेनापति और चौथा होता है राजकुमार। तो ये चारों मंत्री परिषद में जरूर होने चाहिए और साथ ही साथ और लोग भी हो सकते हैं, जैसे कि आम जनता हो सकती है, जनपद के जो प्रमुख होते हैं वो हो सकते हैं। तो ये सब लोग भी सदस्य हो सकते हैं। अब उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में अगली जो बात करी है वो है विधा को लेकर। विधा का मतलब होता है ज्ञान यानी नॉलेज। तो कौटिल्य के अनुसार जो ज्ञान है यानी जो विधा है उसके 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है अन्विषिकी, दूसरा होता है त्रयी, तीसरा होता है वार्ता और चौथा होता है दंड नीति। तो ये चारों ही प्रकार हमें सही और गलत का ज्ञान देते हैं। तो सबसे पहला जो ज्ञान है वो है अन्विषिकी। तो इस नॉलेज के अंदर आपको मिलता है संख्या, योग और तर्क विधा, यानी कि आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे जो संख्या का ज्ञान है वो आपको मिलेगा, योगा के बारे में बताया जाएगा, जो योगा के आसन वगैरह होते हैं उसका आपको यहाँ पे नॉलेज मिलेगा, और आपको लॉजिकल जो रीजनिंग वगैरह होती है वो वाली जो नॉलेज होती है वो अन्विषिकी में आपको देखने को मिलेंगी। तो जो अन्विषिकी विधा है यानी जो ऐसी नॉलेज है इसका जो मेनली पर्पज है वो है सोचने, विचारने, बोलने और कार्य करने की जो क्षमता है उसको बनाना। और ये वाला जो ज्ञान है ये लोगों को सुख और दुख में जो उनकी बुद्धि है उनको स्थिर रखने में मदद करता है। अगला ज्ञान होता है त्रयी। त्रयी का मतलब होता है 3 वेद इसके अंदर आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो ये जो त्रयी विधा है इसका काम है कि लोगों को उनका कर्तव्य और उनका क्या धर्म है उसके बारे में उनको जानकारी दे। तो इसमें चारों वर्ण आ जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये बताते हैं कि किसका क्या काम है, और साथ ही साथ इसमें चारों आश्रम आ जाते हैं। चारों आश्रम होते हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो देखिए ये जो त्रयी विधा है सबसे पहले बताएगा कि ब्राह्मणों का क्या काम है, जैसे कि पूजा पाठ करना, विद्या देना, है ना, लोगों में ज्ञान फैलाना। क्षत्रियों का काम है युद्ध करने का, वैश्यों का काम है व्यापार वगैरह करने का, शूद्रों का काम है मजदूरी करना, खेती बाड़ी करना। तो मतलब ये जो काम है ना ये बताता है कि लोगों का क्या कर्तव्य है, लोगों का क्या धर्म है ना, लोगों को अपने धर्म के अनुसार चलना चाहिए, उनको जो भी कर्तव्य दिया गया है उनको उसका पालन करना चाहिए। और साथ ही साथ बताया जाता है कि आपको मतलब किन किन चीजों का मतलब फॉलो करना है। सबसे पहले ब्रह्मचर्य रहना है, फिर उसके बाद गृहस्थ हो जाना है ना, घर बसाना है, फिर उसके बाद वानप्रस्थ हो जाना है ना, और फिर उसके बाद सन्यासी हो जाना है, फिर मतलब सब कुछ मोह माया छोड़कर भगवान की शरण में चले जाना है। तो ये 4 स्टेजेस है लाइफ के। हाँ, तो ये इसका काम है ये बताना कि किसका क्या कर्तव्य है और उसको अपने लाइफ के स्टेजेस में क्या क्या करना है। ठीक है, तो इस वाली नॉलेज का मेनली काम ये था कि ये बताती थी कि जो समाज है वो कैसे चलेगा। तीसरा होता है वार्ता। वार्ता मतलब होता है बातचीत करना, वार्तालाप करना। तो कौटिल्य के अनुसार हमें
बातचीत कैसे करनी है ना, वार्तालाप कैसे करना है, उसका हमें ज्ञान होना चाहिए। तो उस समय पर कुछ विषय होते थे, जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, व्यापार हो गया, तो इन सब चीजों पे बातचीत की जाती थी। तो इस विधा के अंदर कई सारी चीजें आती थी, जैसे धान हो गया, पशु हो गया, सेना हो गया, है ना, तांबा, सोना, चांदी, ये सब हो गया, सेवक हो गए, खनिज हो गए। तो इसके अंदर ये सारी चीजें आ जाती थी और इन सब टॉपिकों पे बात की जाती थी। मतलब एक सभा बिठाई जाती थी, उसमें बातचीत की जाती थी कि हमें पशुपालन कैसे करना है, हमें व्यापार को आगे कैसे बढ़ाना है, हमें कृषि को कैसे डेवलप करना है ना, ताकि सबका भला हो सके। तो इसमें बातचीत करी जाती थी। अब देखिए जितनी भी चीजें हैं, व्यापार हो गया, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, तो इस पे ना टैक्स लगता था, यानी कर लगता था। तो इसी कर को जमा करके ये राजकोष में जमा करा जाता था, और इसी राजकोष और सेना के बल पर जो राजा है वो सभी पे कंट्रोल किया करता था। अब अगला ज्ञान था दंड नीति, मतलब इसमें बताया जाता था किसको क्या सजा मिलेगी कौन से अपराध पर। तो देखिए दंड यानी शासन को प्रतिपादित करने वाली नीति को ही दंड नीति कहा जाता है। तो यह नीति अप्राप्त को प्राप्त करती है। अप्राप्त मतलब किसी चीज को अगर हासिल करना है तो दंड के माध्यम से उसको प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमें राज्य में शांति चाहिए, तो इस चीज को प्राप्त करने के लिए हम क्या कहेंगे, हम इस चीज का दंड देंगे तुम्हें अगर तुमने शांति नहीं बनाई तो एक तरीके से हमने अप्राप्त चीज को प्राप्त कर लिया दंड के माध्यम से। और जो चीज हमें प्राप्त हो चुकी है हम उसकी रक्षा कर सकते हैं दंड के माध्यम से। तो कौटिल्य के अनुसार जो राजा होना चाहिए वो दंड देने वाला होना चाहिए, क्योंकि अगर वो दंड नहीं देगा तो जो प्रजा है ना वो बिगड़ जाएगी, और मतलब जो राज्य है उसमें अशांति फैल जाएगी। जैसे कि जो बड़ी मछली होती है वो छोटी मछली को खा जाती है, वैसे ही राज्य में होने लगेगा। जो बड़े बड़े जो पैसे वाले होंगे पूंजीपति, वो गरीब लोगों को दबाने लगेंगे, है ना। तो जो राजा होना चाहिए उसको दंड देने वाला होना चाहिए। भले ही राजा के अंदर करुणा भाव होना चाहिए, उदारता होनी चाहिए, है ना, उसके अंदर इमोशंस भी होने चाहिए, लेकिन वहीं पर उसे मतलब कठोर डिसीजन लेने वाला भी होना चाहिए, उसे दंड देना भी आना चाहिए। अब कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में सप्तांग राज्य का कॉन्सेप्ट देते हैं। इसमें क्या होता है कि 7 चीजें बताई जाती है कि एक राज्य को चलाने के लिए 7 चीजें जरूरी होती हैं। तो देखिए राज्य को चलाने के लिए 7 चीजें जरूरी होती है। सबसे पहला कौन है, राजा। फिर आते हैं अमात्य यानी मंत्री। फिर दूसरा होता है जनपद, यानी मतलब जमीन भी तो होनी चाहिए जिसपे मतलब राजा राज करेगा। फिर तीसरा मतलब चौथा होता है दुर्ग। दुर्ग मतलब होता है किला यानी फोर्ट। तो मतलब राजा क्या करेगा, किला बनवाएगा ताकि अपने जो जमीन है उसकी सुरक्षा कर सके। फिर आता है कोष यानी धन, यानी मतलब जो राज्य है वो कैसे चलेगा, पैसों से ही तो चलेगा, तो धन की मतलब जरूरत है। फिर आता है दंड। दंड का मतलब यहाँ पे सेना से, यानी मतलब सुरक्षा करने के लिए सेना भी चाहिए। फिर आखिरी में आता है मित्र यानी दोस्त, यानी मतलब एक राज्य जब भी सुरक्षित रह सकता है जब उसके मतलब जो पड़ोसी राज्य है उससे मित्रता हो। तो जो कौटिल्य है उनके अनुसार एक राज्य को चलाने के लिए 7 चीजें काफी ज्यादा जरूरी होती हैं। तो अब एक एक करके इनको अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम राजा की बात करते हैं। तो देखिए कौटिल्य के अनुसार जो राजा होता है उसको धार्मिक होना चाहिए, साथ ही साथ सत्यवादी होना चाहिए, उच्चाभिलाषी होना चाहिए, शीघ्र कार्य करने वाला होना चाहिए। तो राजा को शास्त्र चर्चा करनी आनी चाहिए, उसको शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, साथ ही साथ वो वीर होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए, है ना, और साथ ही साथ उसको उदार होना चाहिए, उसके अंदर करुणा होनी चाहिए, और साथ ही साथ वो बुद्धिमान भी होना चाहिए। और इसी के साथ साथ वो कौटिल्य बताते हैं कि राजा को दंडकारी होना चाहिए, मतलब उसको दंड देना चाहिए ताकि प्रजा में शांति बनी रह सके। और जो मत्स्य न्याय है उससे बचा जा सके। मत्स्य न्याय मतलब होता है जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो वैसे ही जो क्या होगा राज्य में भी जो बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग होंगे, पावरफुल लोग होंगे, वो छोटे लोगों को दबा देंगे। तो राजा को ऐसा होने से रोकना चाहिए। और साथ ही साथ राजा के पास इतनी पावर होती है तो राजा को अपने पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए राजा के अंदर कौटिल्य के अनुसार। अब दूसरे नंबर पे आते हैं अमात्य यानी मंत्री। तो देखिए जो मंत्री होते हैं उनका चुनाव किसके द्वारा होता है, राजा के द्वारा ही होता है। राजा ही तय करता है कि मेरी जो भी काउंसिल है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसमें कौन कौन से मिनिस्टर रहेंगे ताकि उसको एक अच्छी सलाह मिल सके। अब देखिए राज्य में कोई भी समस्या आती है तो राजा क्या करता है, सबसे पहले सभा बिठाता है, सभा में डिस्कशन चलती है, वार्तालाप होता है, हर मिनिस्टर अपनी अपनी राय देता है, फिर राजा को डिसाइड करना होता है कि क्या उसको फैसला लेना चाहिए, है ना। तो उसको जो सलाह मिल रही है अमात्य द्वारा, तो जो अमात्य हैं वो बिल्कुल निपुण होने चाहिए, उनके अंदर भी काफी सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले जो क्वालिटी है वो है जो अमात्य हैं वो कुलीन होने चाहिए, यानी नोबल होने चाहिए, यानी पैसे वाले होने चाहिए। अब आप यहाँ पे सोचेंगे पैसे वाला क्यों होना चाहिए, फिर तो गरीब को दबाया जाएगा।
तो ऐसा नहीं है, पैसे वाला इसलिए होना चाहिए ताकि जब भी वो सलाह दे तो वो अपना भला ना सोचे, उसके पास पहले इतनी सारी रिसोर्सेज हो, इतने सारे पैसे हो कि वो मतलब अपना भला ना सोचे और गरीबों का भला सोचे। अगर मान लीजिए वहीं पर कोई अगर गरीब को अगर मंत्री बना दिया जाए तो गरीब तो सबसे पहले अपना ही भला सोचेगा, क्योंकि उसके पास पैसे है नहीं, वो अपना ही लाभ कमाएगा। तो इसलिए जो अमात्य होना चाहिए वो अमीर होना चाहिए, नोबल होना चाहिए और समर्थन करने वाला होना चाहिए और वो चतुर होना चाहिए। साथ ही साथ सहिष्णु होना चाहिए, मतलब उसके अंदर टॉलरेंट यानी जो मतलब सहन शक्ति है वो होनी चाहिए। और साथ ही साथ उसको मतलब नॉलेज होनी चाहिए, है ना। फाइन आर्ट्स की, फाइन आर्ट मतलब जो मतलब राज्य में चल रहा है, जैसे कि नक्काशी वगैरह होती है, चित्रकला होती है और भी कई सारी जो आर्ट होती है, उनका उसे ज्ञान होना चाहिए ताकि वो उस पर अच्छे अच्छे डिसीजन ले सके और राजा को एक सही सलाह दे सके। अगला होता है राष्ट्र, यानी मतलब ऐसी जमीन जिसपे जो राजा है वो राज करेगा, है ना। अब देखिए जो राष्ट्र है ना, जो कौटिल्य उन्होंने राष्ट्र को दो हिस्सों में बांटा, एक है पूर्व और दूसरा है जनपद। तो पूर्व मतलब होता है कैपिटल, है ना, जैसे कि इंडिया की क्या है, दिल्ली है कैपिटल। तो जो पूरी इंडिया का शासन है वो कहाँ से चलता है, दिल्ली से चलता है। तो वैसे ही जो पूरा राष्ट्र होना चाहिए उसका एक पूर्व होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, बाकी का पूरा क्या होता है, जनपद होता है। तो जनपद को मतलब जनपद क्या है, पूरा राष्ट्र है और पूर्व मतलब कैपिटल है। तो जो राजा है वो कहाँ से मतलब पूरा राष्ट्र चलाएगा, पूर्व से यानी अपने कैपिटल से। अब देखिए कोई भी राष्ट्र है उसको चलाने के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला होता है संगठित शक्ति और दूसरा होता है जन समाज की विश्वसनीयता। यानी कि संगठित शक्ति मतलब है गवर्नमेंट से, यानी जो गवर्नमेंट होती है सारी पावर किसके पास होती है, गवर्नमेंट के पास। तो सारी पावर किसके पास होती है, राजा के पास। वो राजा राज करेगा। और लोगों की विश्वसनीयता होनी चाहिए, यानी लोगों को विश्वास होना चाहिए कि राजा जो हमारे डिसीजन लेगा वो लोगों की भलाई के लिए लेगा, है ना। तो इन दोनों की सहमति से ही जो राज्य है वो चलता है ना। कुछ लोगों के पास संगठित शक्ति होती है जो पूरे मतलब राज्य को चलाएंगे, और जो भी वो निर्णय लेंगे तो लोगों का मतलब विश्वास होना चाहिए कि वो जो निर्णय ले रहे हैं कि लोगों के भलाई में ले रहे हैं और देश की भलाई में ले रहे हैं। अगला होता है दुर्ग यानी किला। तो देखिए जो राजा होता है उसको जनपद की जो चारों सीमाएं उस पे फोर्ट यानी किले बनवाने चाहिए ताकि दुश्मन देश से अपने देश को बचा सके। अब देखिए कौटिल्य के अनुसार चार प्रकार के दुर्ग यानी किले होने चाहिए। सबसे पहला होता है ओदक, फिर होता है पर्वत, फिर तीसरा होता है धनवन और चौथा होता है वन दुर्ग। तो ये चार प्रकार के दुर्ग होते हैं जो राजा को अपनी मतलब सीमा के चारों तरफ बनवाने चाहिए ताकि वो अपनी सीमा को सुरक्षित कर सके। अब ये जो चारों ये जो दुर्ग है ना, इनको मैं अभी आगे समझाऊंगा, आगे डिटेल में अभी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो आगे समझाऊंगा मैं, अभी शॉर्ट में समझ लीजिए चार प्रकार के दुर्ग होते हैं। अब देखिए कौटिल्य के अनुसार जो गिरि दुर्ग है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि इसको जीतना अत्यंत ही कठिन होता है। तो गिरि का मतलब ही पर्वत होता है, तो ये जो पर्वत वाला जो दुर्ग है ना ये सबसे ज्यादा कठिन होता है जीतना, क्योंकि बिल्कुल पहाड़ की चोटी पर होता है ना, वहां पे किला बना दिया जाता है। अगर कोई भी अगर दूसरे देश को हमला करना है तो उसको पहले पहाड़ चढ़ना पड़ेगा और पहाड़ चढ़ने में काफी ज्यादा कठिनाई होती है और ऊपर से हमला करना आसान होता है, इसलिए इस किले को जीतना काफी ज्यादा मुश्किल होता है जो पहाड़ पर बना होता है। इसलिए जो गिरि दुर्ग है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अब अगला होता है कोष यानी राजकोष यानी धन यानी पैसा जिससे राज्य चलेगा। तो सबसे पहली बात जो है वो जो कोष आता है वो आता है कर से यानी टैक्सेस से, है ना। वहां पे राज्य में पशुपालन हो रहा है, व्यापार हो रहा है, खेती हो रही है, तो राजा क्या करता है, उनसे टैक्स लेता है। यही सारा टैक्स राज्य कोष में इकट्ठा होता है और फिर इसी कोष से जो राज्य उसको चलाया जाता है। अब देखिए कौटिल्य के अनुसार जो राजकोष होना चाहिए उसमें पूर्वजों की तो मतलब संपत्ति होनी चाहिए, साथ ही साथ धर्म की कमाई होनी चाहिए। धर्म की कमाई से ही जो राज्य है उसको चलाना चाहिए। धर्म की कमाई से यहाँ पे तात्पर्य है कि जो धन अर्जित किया जा रहा है, जो टैक्स लिया जा रहा है, वो मतलब किसी से लड़ झगड़ कर, है ना, लूट पाट कर कर नहीं होना चाहिए या फिर किसी गरीब पर अत्याचार करके धन को अर्जित नहीं किया जाना चाहिए। जो मतलब जो धन होना चाहिए वो बिल्कुल कमाई का मतलब मेहनत का होना चाहिए, है ना, उसी से मतलब राज्य को चलाया जाना चाहिए। और इस धन में कई सारे स्वर्ण के सिक्के हो सकते हैं, चांदी के सिक्के हो सकते हैं, बड़े बड़े हीरे हो सकते हैं, जवाहरात हो सकते हैं, है ना। और कई सारी और बहुमूल्य पत्थर वगैरह हो सकते हैं। तो इनका इस्तेमाल कभी भी आपत्ति के समय पे किया जा सकता है। अगला होता है दंड यानी सेना। तो सेना का इस्तेमाल राजा द्वारा किया जाता है ताकि वो मत्स्य न्याय कर सके। मत्स्य न्याय मतलब जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खा जाती है, तो वैसे ही राज्य में ना हो सके, है ना। जो मतलब पैसे वाला है वो गरीब को ना दबाए, तो राजा को इसको पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो राजा क्या करेगा, अपनी सेना भेजेगा और उस बड़े आदमी को
अरेस्ट कर लेगा, है ना, और फिर उसको जेल में डाल देगा। तो कहने का मतलब ये है कि सेना का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सेना की मदद से जो राज्य है उसमें एक शांति बनाए रखी जा सकती है और लोगों को न्याय दिया जा सकता है, और दंड व्यवस्था के अनुसार ही लोगों को रक्षा दी जा सकती है, और जो चारों आश्रम है उसका मतलब लोग निर्वाह कर सकते हैं आसानी से, और जो उनका धर्म है और जो उनका कर्तव्य है उनका निर्वाह भी वो आसानी से कर सकते बिना किसी रोक टोक के। अब देखिए अगला होता है मित्र। मित्र कौन होता है? जो मतलब राजा होता है उसका जो पड़ोसी राज्य होता है उसका जो राजा होता है वो राजा का मित्र होना चाहिए, और ऐसा मित्र होना चाहिए कि जो वंश परंपरागत हो, यानी जो राजा मतलब उसका जो मित्र हो वो वंश से चला आ रहा हो, उसके मतलब पिताजी भी आपके पिताजी के दोस्त थे, उसके दादाजी भी आपके दादाजी के दोस्त थे, तो वंश परंपरागत होना चाहिए ताकि इससे जो दोस्ती है वो बढ़ी रह सकती है। जैसे कि इंडिया का और रशिया का कितनी आपस में दोस्ती है, क्योंकि परंपरागत चली आ रही है ना, बहुत पुराने समय से चलती आ रही है। तो ऐसी मित्रता होनी चाहिए, क्योंकि कौटिल्य का मानना है कि अगर ये परंपरागत नहीं होगी तो ऐसे में जो दोस्त है वो धोखा दे सकता है, लेकिन अगर परंपरागत है ना, अगर उसके पिताजी भी दोस्त हैं, उसके दादाजी भी दोस्त रहे हैं आपके राज्य के, तो ऐसे में दोस्त आपको धोखा नहीं देगा। अगर हम इंडिया के एग्जाम्पल ले तो मान लीजिए अगर युद्ध हो जाता है तो रसिया हमेशा साथ देगा, रसिया कभी धोखा नहीं देगा। वहीं अगर हम अमेरिका की बात करें, जो अमेरिका है वो पहले हमारा दुश्मन था और अभी दोस्त बना है, तो जो अमेरिका है वो हमें धोखा दे सकता है ना। तो चाणक्य यही कहते हैं कि जो वंश परंपरागत दोस्त है वो आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, तो राजा को हमेशा ऐसे मित्र बनाने चाहिए जो वंश परंपरागत हो। और साथ ही साथ चाणक्य बताते हैं कि जो आपका मित्र होना चाहिए उसके अंदर काफी सारी शक्तियां होनी चाहिए, यानी जो आपका राज्य होना चाहिए, आपका जो मित्र राज्य वो काफी ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। जैसे इंडिया का जो दोस्त है रसिया वो काफी ज्यादा पावरफुल है ना, और जैसी मुसीबत पड़ेगी तो वो हमेशा मदद के लिए आएगा। तो वैसे ही जो मित्र होना चाहिए वो काफी ज्यादा पावरफुल होना चाहिए ताकि वो मुसीबत के समय सहायता कर सके। तो देखिए कौटिल्य का मानना है कि एक जो राजा होता है उसके पास अगर सेना है, उसके पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं, तो मतलब वो तब भी इतना पावरफुल नहीं होगा। तो पावरफुल कब होगा? जब उसके पास एक गुणी मित्र होगा। अगर उसको एक गुणी मित्र मिल जाता है तो मतलब वो सेना और जमीन से बढ़कर होता है। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, बाकी का अब अगले पार्ट में कवर करेंगे। आई होप मैंने आपको जितना समझाया आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो मैं मिलता हूँ आपको इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।